नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। देखिए, अगर हमें भारत के इस विशाल और विविध भूगोल को सच में समझना है ना, तो सबसे पहले हमें इसकी जीवन रेखाओं यानी हमारी नदियों का एक मेंटल मैप बनाना होगा। बिना इन नदियों की लोकेशन और बहाव को समझे भारत का भूगोल समझना लगभग असंभव है। तो चलिए पूरे उत्साह के साथ इस बेहद दिलचस्प सफर पर निकलते हैं। इस पूरे विषय को आसानी से समझने के लिए हमने इस चर्चा को 6 हिस्सों में बांटा है। पहले नदी प्रणालियों का एक ओवरव्यू, फिर सिंधु नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र तंत्र, विशाल गंगा तंत्र, उसके बाद प्रायद्वीपीय नदियां और आखिर में सबसे जरूरी बात, नदियों का संरक्षण। तो शुरुआत करते हैं भाग 1 से, नदी प्रणालियों का ओवरव्यू यानी महान विभाजन। यह हमारे उपमहाद्वीप की नदियों का सबसे बेसिक और बड़े स्तर का भौगोलिक बंटवारा है। अगर ध्यान दें तो भारत की सभी नदियों को हम 2 बड़े परिवारों में बांट सकते हैं। पहली है हिमालयी नदियां, जैसे अपनी सिंधु, ब्रह्मपुत्र और गंगा। ये नदियां ऊंचे पहाड़ों और ग्लेशियर से निकलती हैं, इसलिए इनमें साल भर पानी रहता है। और दूसरी तरफ है प्रायद्वीपीय नदियां, जो हमारे प्रायद्वीपीय पठार से निकलती हैं। इन्हें हम उनके बहने की दिशा के हिसाब से बांटते हैं। कुछ पूर्व की ओर बहकर बंगाल की खाड़ी में जाती हैं और कुछ पश्चिम की ओर बहकर अरब सागर में। काफी सिंपल है ना? इस बेसिक बंटवारे के बाद अब आते हैं भाग 2 पर, सिंधु नदी तंत्र, जिसे हम पश्चिमी टाइटन भी कह सकते हैं। चलिए देखते हैं कि ये शुरू कहाँ से होती है और इसका सफर कैसा रहता है। इसके कुछ बेहद दिलचस्प फैक्ट्स देखिए। सिंधु नदी तिब्बत में कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील के पास से निकलती है। भारत में इसकी एंट्री सिर्फ और सिर्फ लद्दाख के दमचौक से होती है। वहां से पहाड़ों को चीरते हुए ये एक लंबा रास्ता तय करती है और फिर चिल्लास नाम की जगह से एकदम नाटकीय तरीके से पाकिस्तान में मुड़ जाती है। इसकी कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है, लेकिन भारत में इसका सफर 1114 किलोमीटर का ही है। अब सिंधु तंत्र की बात इन 5 खास सहायक नदियों के बिना तो बिल्कुल अधूरी है। झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज, यही वो पंचनद हैं। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इन्हीं 5 नदियों के नाम पर ही पंजाब का नाम पड़ा है। 5 आब यानी 5 नदियों की भूमि। झेलम से मशहूर वुलर झील बनती है। चिनाब बारालाचा दर्रे से निकलकर मिठानकोट में सिंधु से मिलती है। रावी चंबा घाटी से होकर गुजरती है। व्यास इकलौती ऐसी नदी है जो पूरी तरह से भारत के अंदर बहकर हरिके में सतलज से मिल जाती है। और हाँ, सतलज नदी वही है जिस पर अपना प्रसिद्ध भाखड़ा नांगल बांध बना हुआ है। चलिए पश्चिम से अब सीधे पूर्व की ओर चलते हैं। भाग 3, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, एक सच्चा पूर्वी दिग्गज। ये एक ऐसी नदी है जो कई देशों से होकर गुजरती है। इस नदी के सबसे खास बात जानते हैं क्या है? जैसे जैसे ये बॉर्डर पार करती है, इसका नाम और पहचान बिल्कुल बदल जाती है। शुरुआत में तिब्बत के चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से ये सांगपो के नाम से निकलती है। फिर जैसे ही ये अरुणाचल प्रदेश में एंट्री लेती है, इसे देहांग कहा जाता है। इसके बाद असम की घाटियों में पहुंचकर जब ये चौड़ी हो जाती है, तब जाकर इसे अपना आधिकारिक नाम मिलता है, ब्रह्मपुत्र। और अंत में जब ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो ये जमुना बन जाती है। मतलब एक नदी और इतने सारे रूप। अब जरा इस नदी तंत्र के विशाल आकार का अंदाजा लगाइए। 9.15 किलोमीटर। ये भारत के सबसे लंबे पुलों में से एक भूपेन हजारिका सेतु की लंबाई है। ये शानदार ढांचा ब्रह्मपुत्र की एक प्रमुख सहायक नदी लोहित पर बना है। और सच कहें तो ये पूरे पूर्वोत्तर भारत की कनेक्टिविटी के लिए एक बहुत बड़ी जीवन रेखा है। अब हम बढ़ते हैं भारत के आध्यात्मिक और कृषि परिदृश्य के दिल की तरफ। भाग 4, विशाल गंगा तंत्र। ये सच में हमारे उत्तरी मैदानों की धड़कन है। 2525 किलोमीटर, जी हाँ, ये गंगा नदी की कुल लंबाई है। ये विशाल आंकड़ा अपने आप में साबित करता है कि कैसे ये महानदी 5 प्रमुख भारतीय राज्यों उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल से होकर गुजरते हुए पूरे परिदृश्य को जीवन देती है। यहाँ एक बहुत ही जरूरी बात समझने वाली है। गंगा अचानक से किसी एक जगह से नहीं निकलती, बल्कि ये 5 पवित्र संगमों पर धीरे धीरे आकार लेती है। इन्हें हम पंच प्रयाग कहते हैं। विष्णु प्रयाग से लेकर रुद्रप्रयाग तक मुख्य अलकनंदा नदी में धौलीगंगा, नंदाकिनी, पिंडर और मंदाकिनी आकर मिलती हैं। और फिर देवप्रयाग में जब अलकनंदा का संगम भागीरथी से होता है, तब इस संयुक्त धारा को आधिकारिक तौर पर गंगा का नाम मिलता है।
अब जरा गंगा में पानी लाने वाली प्रमुख सहायक नदियों को देखते हैं। यमुना इसकी सबसे लंबी सहायक नदी है, जिसकी लंबाई 1376 किलोमीटर है और ये प्रयागराज में गंगा से मिलती है। रामगंगा जिम कॉर्बेट से होकर आने वाली पहली बड़ी ट्रिब्यूटरी है। सोन नदी एकदम अनोखी है क्योंकि ये अमरकंटक से निकलकर दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। फिर है कोसी नदी, जो अपना रास्ता बदलने के लिए इतनी कुख्यात है कि इसे बिहार का शोक कहा जाता है। और अंत में दामोदर, जो एक रिफ्ट घाटी से होकर बहती है और बंगाल में हुगली नदी में मिल जाती है। उत्तर भारत से अब थोड़ा दक्षिण का रुख करते हैं। भाग 5 प्रायद्वीपीय नदियां। चलिए देखते हैं कि बारिश पर निर्भर रहने वाली इन पुरानी नदियों के पूर्व और पश्चिम की ओर बहने वाले नेटवर्क कैसे काम करते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही जरूरी भौगोलिक शब्द को समझ लेते हैं, एस्चुअरी यानी ज्वारानदमुख। असल में ये समुद्र के किनारे का वो आंशिक रूप से घिरा हुआ हिस्सा होता है जहां नदियों का मीठा पानी समुद्र के खारे पानी से मिलता है। पश्चिम की ओर बहकर अरब सागर में गिरने वाली हमारी भारतीय नदियां डेल्टा नहीं बनाती, बल्कि इन्हीं एस्चुअरी का निर्माण करती हैं। अब जरा पश्चिम की ओर बहकर अरब सागर में गिरने वाली इन 5 नदियों पर नजर डालिए। 1312 किलोमीटर के साथ नर्मदा इनमें सबसे लंबी है। प्रसिद्ध धुआंधार जलप्रपात इसी नदी पर है। ताप्ती नदी सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के बिल्कुल पैरेलल बहती है। साबरमती अरावली से निकलती है और माही नदी की खासियत ये है कि ये कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। लेकिन इनमें सबसे अजीब है लूनी नदी। ये समंदर तक पहुंचती ही नहीं, बल्कि अंतर्देशीय जल निकासी करते हुए गुजरात में कच्छ के रण की रेतीली जमीन में ही कहीं गायब हो जाती है, बिल्कुल एक जादू की तरह। वैसे कभी सोचा है कि नर्मदा नदी का बहाव इतना सीधा और तेज क्यों है? इसका राज है रिफ्ट वैली प्रभाव। दरअसल ये नदी विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ों के बिल्कुल बीच मौजूद एक भूगर्भीय दरार, जिसे रिफ्ट वैली कहते हैं, उससे होकर बहती है। दोनों तरफ ऊंचे पहाड़ों से पूरी तरह घिरी होने के कारण ही ये बिना मुड़े एकदम सीधे और भारी फोर्स के साथ बहती है। अब पश्चिम के मुकाबले पूर्व की ओर बहने वाली नदियां बिल्कुल अलग हैं। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाला ये विशाल नेटवर्क बड़े बड़े डेल्टा बनाता है। 1465 किलोमीटर लंबी गोदावरी को तो दक्षिण गंगा भी कहा जाता है, क्योंकि ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। इसके बाद है 1400 किलोमीटर लंबी कृष्णा नदी। महानदी की बात करें तो भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड डैम इसी पर बना है। कावेरी नदी ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है और स्वर्ण रेखा नदी, जिसका मतलब ही सोने की लकीर है, ये जमशेदपुर के पास से बहती है। ये सभी नदियां हमारी समृद्धि का असली प्रतीक हैं। अब नक्शों और आंकड़ों से बाहर निकलते हैं और आते हैं इस एक्सप्लेनर के सबसे अहम पड़ाव पर, भाग 6 नदियों का संरक्षण। ये समय है इन नदियों की वर्तमान वास्तविकता की ओर ध्यान देने का। इन सब जानकारियों के बाद अंत में स्रोत सामग्री से निकला एक बहुत ही गंभीर सवाल सामने आता है। भविष्य के लिए इन जीवनदायिनी नदियों का प्रबंधन, संरक्षण और जीर्णोद्धार कैसे सुनिश्चित किया जा सकता है? इन नदियों का एक मेंटल मैप बना लेना तो बस पहला कदम है। असली चुनौती तो इन जीवन रेखाओं को हमेशा जीवित और साफ रखने की है। क्या हम सब मिलकर ये जिम्मेदारी उठाने को तैयार हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को गंभीरता से सोचना चाहिए। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।